Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise. एक ऐसा मेन कैरेक्टर जो ना हीरो है ना विलन, उसका सिर्फ एक ही गोल है, अपना फायदा। ये है फांग डियोन, एक 500 साल पुराना मास्टरमाइंड जिसे दुनिया के नियम तोड़ने में मजा आता है। 500 साल तक दुनिया को झेलने के बाद एक मास्टरमाइंड वापस आया है बचपन में, पर इस बार उसको कोई रोक नहीं सकता। ये है फांग डियोन की कहानी, सबसे रूथलेस यमसी की। क्या होता है जब विलन बन जाता है मेन कैरेक्टर? फांग युआन ऐसा इंसान जिसके लिए इमोशन सिर्फ कमजोरी है, जिसने जिंदगी को एक गेम बना दिया है और जीत उसकी तय है। सोया लेस्पी। हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी क्योंकि कुछ साए खून से रंगे अंधेरे माहौल में घूम रहे थे। एक आवाज ने स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा को सौंपने की मांग की और बदले में एक झटके में मौत का वादा किया। एक दूसरी आवाज चिल्लाई, फेंग युआन नाम के किसी शख्स को बुढ़ा कमीना कहा और उसे संघर्ष बंद करने के लिए कहा, यह ऐलान करते हुए कि सभी बड़े राइटियस फैक्शंस उसके शैतानी ठिकाने को तबाह करने के लिए एक हो गए हैं। इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। फेंग युआन को एक शैतान कहा जा रहा था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने सिर्फ ही स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा को रिफाइन करने के लिए हजारों लोगों को मार डाला और अनगिनत न माफ़ किए जाने वाले पाप किए। एक और आवाज़ नफरत से भरी हुई याद करती है कि कैसे फेंग युआन ने 300 साल पहले उससे बेइज्जत किया था और दावा किया कि उसने उसके जिस्म की पवित्रता, प्योरिटी छीन ली थी। उसने आगे बताया कि फेंग युआन ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसकी 9 पुश्तों को मिटा दिया, ये समझाते हुए कि उस पल से उसके लिए नफरत उसके दिल में हमेशा जलती रही। फेंग युआन उस खून खराबे के बीच शान से खड़ा था। उसके आसपास की हवा में नफरत साफ महसूस हो रही थी। उसने ऐलान किया कि आज वो किसी को मार कर ही रहेगा। उसके सफ़ेद कपड़े और लंबे सफ़ेद बाल खून से सने हुए थे और एक गहरे हरे रंग का आउटर रोब ढीला ढाला लटक रहा था। नीचे की ज़मीन खून से चिकनी थी, जिस पर मनहूस लाल आसमान का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। खून की एक बूंद गिरी जिसने लाल रंग के तालाब में लहरें पैदा कर दी। सफ़ेद बाल उसके चेहरे के आसपास लहरा रहे थे। चेहरा लगभग छुपा हुआ था, लेकिन उसकी तेज़ आंखों की एक झलक देखी जा सकती थी। नीचे 2 लोग ज़मीन पर लेटे हुए थे। एक के चारों तरफ नीली बिजली चमक रही थी, जबकि दूसरा आग की लपटों में घिरा हुआ था। उनके आसपास गिरे हुए लोग थे जिनके चेहरे दर्द से बिगड़े हुए थे। ये साफ था कि लड़ाई ने भारी नुकसान पहुंचाया था। फेंग युआन खून खराबे के बीच खड़ा था। उसके होठों पर एक जालिम मुस्कान थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था जो उस भयानक लड़ाई का सबूत था। लाल आसमान की मनहूस रोशनी उस मंजर पर पड़ रही थी। वक्त गुजरा ठीक 6 घंटे। मैदान जंग अब भी तबाही का मंजर था। फेंग युआन बीच में खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कुछ चोट ना आई हो। उसके चारों तरफ वो 2 लोग जो नीली एनर्जी और आग में घिरे हुए थे, अब भी जमीन पर लेटे हुए थे। गिरे हुए योद्धा उनके आसपास थे जो लड़ाई की कीमत की एक भयानक याद दिला रहे थे। एक योद्धा ने हैरानी से ऊपर देखते हुए फेंग युआन को नोटिस किया। हवा में तेजी से घूमती हुई किसी चीज की आवाज उनके चारों तरफ गूंजी। फेंग युआन कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था कि कोई जीतता है या हारता है। हवा में एक अजीब सा आखिरी एहसास था, जैसे पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भी बचा ना हो। उसकी लाल आंखें जैसे वर्तमान प्रेजेंट के आर पार देख रही थी, जिनमें एक गहरी समझ झलक रही थी। अचानक यादें उसके दिमाग में उमड़ आईं। अर्थ पर उसकी जिंदगी की सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं, तस्वीरों और एहसासों का एक सैलाब। उसे एक पिछला जीवन याद आया, एक ऐसी जिंदगी जहां वो अर्थ पर एक चाइनीज स्कॉलर था। नीले पहाड़ के ऊपर डूबता सूरज, पतझड़ का चांद और बसंत की हवा, सुबह बालों की तरह कोमल और रात बर्फ जैसी, ये सारे मंजर उसके सामने आ गए। फेंग युआन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक स्कॉलर था जो अपनी पीछे छूटी हुई जिंदगी को याद कर रहा था। फेंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया जैसे वो किसी अनदेखी चीज को पकड़ रहा हो। एक चमकती हुई रोशनी ने उसे घेर लिया, लगभग एक देवी देवता की औंदरा जैसी। कहा जाता था कि यह शख्स इस दुनिया में इत्तेफाक से आ गया था। पास में एक पत्थर का स्मारक खड़ा था जो मौसम की मार से पुराना हो चुका था। उस पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे, शायद कोई नाम या टाइटल। कहा जाता था कि इस शख्स ने 300 साल तक एक मुश्किल जिंदगी झेली। वो स्मारक के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे
और उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। कहा जाता था कि उसके बाद वो 200 साल और जिंदा रहा। उसके चारों तरफ की हवा में एक शांत शक्ति गूंज रही थी, जो उसके लंबे और कठिन सफर का सबूत था। अनगिनत यादें जो उसके दिल में कहीं दफन थीं, वापस सामने आने लगी। वो उसकी आंखों के सामने जिंदा हो रही थी। उसकी जिंदगी के 500 से ज्यादा साल पलक झपकते ही गुजर गए। यादें शांत हो गईं और पीछे हार का कड़वा एहसास छोड़ गई। फेंग युआन ने माना कि आखिर में वो हार गया। उसने सोचा, एक शैतान को बेरहम और जालिम होना चाहिए, एक कातिल और तबाही मचाने वाला। लेकिन ऐसे जीव के लिए कोई जगह नहीं थी, न स्वर्ग में न धरती पर। दुनिया का दुश्मन बनाए जाने के बाद भी उसे परिणाम का सामना करना ही था। उसने एक स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा के बारे में बात की, जिसे उसने रिफाइन किया था, उम्मीद करते हुए कि वो काम करेगी। एक हंसी जिसमें हल्का सा पागलपन था फूट पड़ी जब उसने ऐलान किया कि वो अपनी अगली जिंदगी में भी एक शैतान ही बनेगा। पोनीटेल वाला आदमी फेंग युआन के सामने खड़ा उसे दुष्ट शैतान कहकर बुलाता है और पूछता है कि उसे इतनी हंसी क्यों आ रही है। फेंग युआन चुप खड़ा रहता है। एक और आदमी सबको सावधान रहने की चेतावनी देता है, यह मानते हुए कि वो अपने आखिरी पलों से पहले हमला करेगा। फिर कोई चिल्लाता है कि बाकी लोग जल्दी करें और स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा को सरेंडर कर दें। कई लोगों ने फेंग युआन को घेर लिया और उनके चारों तरफ एनर्जी क्रैकल करने लगी, कुछ नीली बिजली जैसी तो कुछ लाल आग जैसी। वो हमला करने के लिए तैयार लग रहे थे। हवा बेकाबू एनर्जी से भर गई जब ग्रुप ने हमला करने की तैयारी की। लाल और नीली एनर्जी उनके चारों तरफ घूम रही थी, जो उनकी शक्ति का साफ प्रदर्शन था। अचानक एनर्जी बाहर की तरफ फट पड़ी। एक सफ़ेद रोशनी के अंधा कर देने वाले फ्लैश ने पल भर के लिए सब कुछ छुपा दिया। मिले जुले हमले की ताकत बहुत ज्यादा थी, जो कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ हवा को चीर रही थी। हमला लाल और नीले रंगों का मिक्सचर था और इसका निशाना फेंग युआन था। एनर्जी की किरणें आसमान से नीचे आईं, जमीन से हिला देने वाली ताकत से टकराईं। जहां हमला हुआ वो जगह धूल और मलबे से भर गई, जिसने नीचे के गांव को छुपा दिया। अनलीश की गई शक्ति तबाही मचाने वाली थी, जिसने अपने पीछे बर्बादी का निशान छोड़ दिया। उस बड़ी इमारत पर तेज बारिश हो रही थी। हर बूंद छत पर टक की तेज आवाज कर रही थी। लोगों की एक लंबी लाइन बारिश में सब्र से खड़ी थी, जो सीढ़ियां चढ़कर एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। अंदर एक आदमी बोल रहा था। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। उसने पूर्वजों को संबोधित किया, उनसे विनम्रता से आशीर्वाद मांगा। उसने प्रार्थना की कि इस सेरेमनी से कई नौजवान आकर्षित हों, जिनके पास अद्भुत टैलेंट और बुद्धि हो। आदमियों का एक ग्रुप फॉर्मल कपड़ों में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने परिवारों के लिए नया खून और नई उम्मीद लाएंगे। ऑल्टर मोमबत्तियों, अगरबत्तियों और अलग अलग अनुष्ठानिक चीज़ों से सजा हुआ था, जिसमें से धुआं नाजुक तरह से ऊपर उठ रहा था। एक आदमी फॉर्मल कपड़ों में ऑल्टर के सामने सजदा कर रहा था। उसका माथा जोरदार थड़ की आवाज़ के साथ लकड़ी के फर्श से टकराया। उसके साथ दूसरे भी थे। सभी श्रद्धा से घुटनों के बल बैठे थे, उनके सिर प्रार्थना में झुके हुए थे। ऑल्टर के दोनों तरफ दो बड़े सुंदर वास रखे थे। बाहर बारिश अपना लगातार हमला जारी रखे हुए थी। हर बूंद छत पर टक की तेज आवाज कर रही थी और हवा के कारण एक लैंटर्न हिल रहा था, जिसकी घंटियां तूफान में बज रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था, जैसा कि एक आदमी ने सोचा कि 1 साल पलक झपकते ही गुजर गया। उसे पिछली सेरेमनी साफ साफ याद थी, जैसे कल ही हुई हो। उनका ग्रुप अगले दिन होने वाली सालाना ग्रैंड सेरेमनी के बारे में डिस्कस कर रहा था। उनमें से एक ने सोचा कि इस साल कौन से नए टैलेंट सामने आएंगे। एक और आदमी ने उम्मीद जताई कि कुछ हाईली टैलेंटेड नौजवान सामने आएंगे। उसने बताया कि गुयू क्लैन ने 3 साल से कोई असली जीनियस नहीं देखा है। उसने एग्री किया कि हाल के सालों में बाई विलेज और जोंग विलेज दोनों ने कुछ लाजवाब टैलेंट पैदा किए हैं। उसने बाई क्लैन के बाई निंग बिंग के बारे में बात की, जिसका नेचुरल टैलेंट खौफनाक से कम नहीं था। सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग में बाई निंग बिंग पहले ही रैंक 3 गो मास्टर के लेवल तक पहुंच गया था। उसका टैलेंट इतना ज़बरदस्त था कि पुरानी जनरेशन भी उसकी उम्मीद भरी जवानी से प्रेशर महसूस करती थी। ये माना जाता था कि वक्त के साथ वो ज़रूर बाई क्लैन का स्तंभ पिलर बनेगा, या कम से कम वो एक मजबूत आज़ाद योद्धा बनेगा। आने वाली सेरेमनी को लेकर उत्साह के बावजूद एक आदमी ने इशारा किया कि यंग पार्टिसिपेंट्स के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। एक दूसरे ने सहमति जताई, यह बताते हुए कि फेंग जी की तरफ से एक यंग जीनियस उभरा है।
पहले आदमी ने विस्तार से बताया, ये नोट करते हुए कि यह बच्चा सिर्फ 3 महीने में बोलना शुरू कर दिया था और 4 महीने में चलने लगा था। 5 साल की उम्र तक वो पहले से ही कविताएं सुना सकता था। वो साफ तौर पर एक असाधारण रूप से होशियार और प्रतिभाशाली बच्चा था। हालांकि ये अफसोस की बात थी कि उसके माता पिता बहुत जल्दी गुजर गए और अब उसे उसके चाचा और चाची पाल रहे हैं। हाल के सालों में उस आदमी ने बच्चे की रचनाओं जियांग जिंगजिऊ, योंगमई और जियांग चेंगजी के बारे में सुना था और वो उसे एक असली जीनियस मानता था। दरवाज़ा खुलने की चरमराहट की आवाज़ हवा में गूंजी। एक बुजुर्ग आदमी सफ़ेद दाढ़ी और बालों के साथ कमरे में दाखिल हुआ जहां बातचीत हो रही थी। क्लैन का हेड होने के नाते यह स्वाभाविक नेचुरल था कि वो सबसे उत्कृष्ट और उम्मीद भरे नौजवानों पर ध्यान दे। जूनियर्स में गुयू फेंग युआन सबसे अलग था। अनुभव ने दिखाया था कि जिन बच्चों में फोटोग्राफिक मेमोरी, बड़ों के बराबर ताकत या दूसरे असाधारण जन्मजात इनेट टैलेंट होते हैं, उनमें अक्सर कल्टीवेशन के लिए एक्सेप्शनल पोटेंशियल होता है। चर्चा जारी रही। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि अगर एक खास बच्चा काफ़ी पोटेंशियल दिखाता है और उसे ध्यान से पाला पोसा जाता है तो वो एक दिन बाई निंग बिंग को टक्कर दे सकता है। एक और आवाज़ ने कहा कि बी ग्रेट टैलेंट के साथ भी वो बच्चा गुयू क्लैन का भविष्य का बैनर बन सकता है। फिर क्लैन के हेड ने सबको संबोधित किया, ये कहते हुए कि अब देर हो रही है। उसने उन्हें उस रात आराम करने और अगले दिन होने वाली ओपनिंग सेरेमनी के लिए अपनी एनर्जी बचाने की सलाह दी। अलग से कोई और फेंग युआन के बारे में सोच रहा था। उसने अफसोस जताया कि काश वो फेंग युआन को अपने परिवार में ला सकता। फेंग युआन के दोनों माता पिता के चले जाने के बाद उसे विश्वास था कि सही देखभाल और ट्रेनिंग के साथ वो अपने परिवार के लिए 100 साल की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी सुरक्षित कर सकता है। हालांकि उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। आखिर में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आदमी ने वहां मौजूद सभी लोगों से बात की। उसने उन्हें निर्देश दिया कि जब वो कम्पीट करें तो ईमानदारी से करें। उसने स्पष्ट रूप से किसी भी चाल, साजिश या ऐसी किसी भी चीज़ से मना किया जो क्लैन की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है, इस बात पर जोर देते हुए कि उन सबको यह ध्यान में रखना चाहिए। 2 लोगों ने सिर नीचे झुकाए, जवाब दिया कि वो ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। एक आवाज़ ने फिर कहा, बहुत अच्छा, शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना। बारिश गिरने लगी, जिसकी आवाज़ गूंज रही थी। जब सफ़ेद कपड़ों में कई लोग एक इमारत से दूर जा रहे थे, सीढ़ियां उतरकर बारिश में चले गए। एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी अंदर खड़ा था, एक गोल खिड़की से बाहर देख रहा था जब बारिश तेज हो गई। उसने सोचा कि क्लैन के भविष्य के लिए अभी भी उम्मीद है। बारिश नीचे गांव की छतों पर भारी रूप से गिरती रही, जिसने इमारतों को धुंधली धुंध में छुपा दिया। फेंग युआन ने गुयू विलेज को देखा। उसे एहसास हुआ कि वो वक्त में पीछे आ गया था, खास तौर पर 500 साल आगे। उसने सोचा कि स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा ने काम कर दिया। उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ है। उसने स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा के बारे में सोचा, याद करते हुए कि इसका इस्तेमाल वक्त को पलटने के लिए होता है। 10 बड़े मिस्टिकल गू रैंकिंग्स में ये 7वें नंबर पर थी, इसलिए यह कोई मामूली जीव नहीं था। उसने अपने हाथ पर गिरती बारिश को देखा, बारिश की बूंदों को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वो 500 साल पीछे जा रहा है। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। उसने अपने 500 साल के अनुभव के बारे में सोचा और उसे लगा जैसे यह एक सपना था। एक शक्तिशाली ताकत उससे निकली। कहा जाता है कि इस दुनिया में लेजेंड के अनुसार समय की एक नदी, रिवर ऑफ टाइम, है। ये नदी दुनिया के समय के प्रवाह और चक्र को नियंत्रित करती है। ये भी कहा जाता है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की शक्ति का उपयोग करके कोई भी धारा के विपरीत अपस्ट्रीम जा सकता है, यानी अतीत पास्ट में लौट सकता है। इस काल्पनिक कहानी पर बहुत से मतभेद हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक कल्पना मानकर खारिज कर देते हैं, जबकि दूसरे इसकी सच्चाई पर संदेह करते हैं। बहुत कम लोग इस पर विश्वास करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार जब कोई स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का इस्तेमाल करता है तो उसे अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है। उनका पूरा शरीर और कल्टीवेशन इसकी शक्ति को चलाने के लिए ईंधन बन जाते हैं। ऐसी कीमत बहुत ज़्यादा है और जो लोगों को सच में असहनीय लगता है वो ये है कि अपनी जान देने के बाद भी उन्हें यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि परिणाम क्या होगा। फेंग युआन स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा के बारे में सोचता है। अगर किसी के पास ये होता भी तो वो इसे लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत कभी नहीं करता। एक संदेह हमेशा रहता
एक सवाल कि क्या सिकाड़ा के बारे में अफवाहें सच थी या ये सब एक बड़ा धोखा था। फेंग युआन फिर मानता है कि अगर वो ऐसे हालात में न फंस गया होता तो वो भी इसे जल्दी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब उसे यकीन है, आखिरी दृढ़ बयान दिया गया, उसका पुनर्जन्म हुआ था। फेंग युआन एक घूमती हुई सुनहरी एनर्जी के बीच खड़ा है, उसके हाथ फैले हुए हैं जैसे वो अपनी नई हकीकत को समझना शुरू कर रहा हो। उसके सामने दृश्य बिल्कुल बेरंग सा है, जिसमें लोग चट्टानी ज़मीन पर काले आसमान के नीचे खड़े हैं, जैसे वो उसके चुने हुए फैसले को देख रहे हों या शायद उस पर अफसोस कर रहे हों। यह अफसोस की बात थी। शुरू से ही बेहद ज़्यादा मेहनत बर्बाद हो गई, लाखों लोगों को मारा गया, स्वर्ग क्रोधित हुआ और अनगिनत लोगों का बदला भड़का। ये सब सिर्फ उस गु को आखिरकार हासिल करने और रिफाइन करने के लिए। भले ही पुनर्जन्म हो गया था, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा साथ में नहीं आई। गु हजारों आकारों और प्रकारों में आते थे, अजीब और रहस्यमयी। उनकी गिनती करना नामुमकिन था। कुछ गु 1, 2 या 3 बार इस्तेमाल होने के बाद पूरी तरह से गायब हो जाते थे। दूसरे गु बार बार इस्तेमाल किए जा सकते थे, जब तक उन्हें उनकी सीमा से आगे न धकेला जाए। ऐसे में यह संभव था कि स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा उस प्रकार का था जिसे हमेशा के लिए गायब होने से पहले सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन भले ही वो चला गया हो, एक और अभी भी रिफाइन किया जा सकता था। पिछली जिंदगी में सफलता मिली थी तो इस जिंदगी में दोबारा क्यों नहीं हो सकता। स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा के बिना भी 500 साल की यादें और अनुभव बचे हुए थे। एक लकड़ी का डब्बा जिसमें अजीब कोनेदार सोने के टुकड़े भरे थे, खुला पड़ा था, जिसमें खजाने और अनमोल चीजें दिख रही थी जो अभी तक खोजी नहीं गई थी। डब्बे के ऊपर एक सोने की जंजीर से नीला रत्न लटक रहा था, साथ में एक हरे क्रिस्टल का टुकड़ा और एक चांदी का ब्लेड था। जो यादें उसके अंदर थीं, वो बड़ी घटनाओं और टर्निंग पॉइंट्स की थी, भविष्य के जीनियसेस और छुपे हुए लेवल्स के पूर्वजों की। कुछ शामिल लोग तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। 500 साल की कड़ी मेहनत से की गई कल्टीवेशन और बेहतरीन लड़ाई का अनुभव खोया नहीं था। फेंग युआन ने अपने अगले कदम के बारे में सोचा। उसने सोचा कि इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच किया जाए। असली मुश्किल उन जगहों के बीच की काफ़ी ज़्यादा दूरी थी जहां उसे पहुंचना था। उन जगहों तक सिर्फ खास समय पर ही पहुंचा जा सकता था। हालांकि उसने तय किया कि कल्टीवेशन सबसे ज़रूरी मामला था। उसे एहसास हुआ कि अपनी इस कमज़ोर हालत में उसने अपना प्राइमेवल सी भी नहीं खोला था। वो कमज़ोर था, एक मामूली इंसान, इतना कमज़ोर कि एक आम पहाड़ी स्वर भी उसे मार सकता था। तेज़ी से कल्टीवेट करने के लिए उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे क्लैन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा। अपनी मौजूदा हालत में उसमें उन खतरनाक पहाड़ों से आने जाने की ताकत नहीं थी। उसने दुनिया को उस इंसान की नज़रों से देखा जो 5 सदियों तक जिया था, एक कल्टीवेटर जो शैतानी कलाओं में डूबा हुआ था। छिंग माओ माउंटेन उसे बंधन जैसा लग रहा था, उसकी एम्बिशन के लिए बहुत छोटा। यहाँ तक कि गुयू विलेज अपने जाने पहचाने माहौल के साथ एक पिंजरे जैसा लगा। उसने माना कि जब एक पिंजरा आज़ादी को रोकता है तो उसकी मजबूत सलाखें कुछ हद तक सुरक्षा भी देती हैं। उसने फैसला किया कि जितने कम समय के लिए उसे यहाँ रहना है, वो इस पिंजरे के अंदर ही रहेगा। वो पालथी मारकर बैठा था, एक हल्की नीली एनर्जी उसकी छाती के चारों तरफ घूम रही थी। उसका लक्ष्य साफ था, रैंक 3 गु मास्टर तक पहुंचना। उसने अपनी स्थिति पर गौर किया। वो जल्द ही इस गरीब पहाड़ को छोड़ सकेगा। खुशकिस्मती से अवेकनिंग सेरेमनी अगले दिन ही थी। उसने उम्मीद की कि वो जल्द ही एक गु मास्टर के रूप में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाएगा। वो टैलेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने लगा। दरवाजे के खुलने की चरमराहट की आवाज़ ने उसके विचारों को तोड़ा। एक आवाज़ ने उसे पुकारा, बड़े भाई। भाई ने दरवाजे को और खोला और पूछा, आप बारिश में खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? सीन बदला और फेंग युआन को खिड़की के पास खड़ा दिखाया गया। बाहर बारिश हो रही थी। सीन फिर बदला और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया गया। उसने अपने जुड़वां छोटे भाई के बारे में सोचा। उसने अपने जुड़वां भाई को देखा। उसके जुड़वां भाई ने कहा, मैंने देखा कि बड़े भाई की खिड़की बंद नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अंदर आकर उसे बंद कर दूं। उसने आगे कहा, कल अवेकनिंग सेरेमनी है और देर हो चुकी है और आप अभी तक सोए नहीं हैं। अगर अंकल और आंटी को पता चला तो वो शायद चिंता करेंगे। फेंग जेंग को फेंग युआन के ठंडे रवैये से हैरानी नहीं हुई। जब से वो छोटा बच्चा था, उसका बड़ा भाई हमेशा ऐसा ही था। शायद एक जीनियस ऐसा ही होता है, आम लोगों से काफ़ी अलग। भले ही वो अपने बड़े भाई जैसा ही दिखता था, उसे लगता था कि वो साधारण है, एक चींटी की तरह। जुड़वां भाई एक ही समय, एक ही कोख से पैदा हुए थे, लेकिन स्वर्ग टैलेंट बांटने में फेयर नहीं लग रहा था।
फेंग युआन बड़ा भाई को चमकते हुए टैलेंट का आशीर्वाद मिला था। उसका छोटा भाई फेंग जेंग एक पत्थर की तरह साधारण था। उसके आसपास के लोग हमेशा उसे फेंग युआन का छोटा भाई कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि जब फेंग जेंग आईने में देखता तो कभी कभी उसे अपने ही चेहरे से नफरत होती थी। सालों से इस तुलना, कंपैरिजन का बोझ उसके दिल पर एक बड़े पत्थर की तरह दबा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपना सिर और ज्यादा झुकाता गया और धीरे धीरे और शांत होता गया। फेंग युआन चिंतित था। उसने अपने अतीत को याद किया, याद करते हुए कि उसके माता पिता एक क्लैन मिशन पर मर गए थे जब वो सिर्फ 3 साल का था। इस याद के साथ 2 लोगों की तस्वीर आई जो जमीन पर पड़े थे, जिसके चारों तरफ खून जैसा कुछ था। उनकी मौत के बाद उसके चाचा और चाची ने उसे और उसके भाई को पालने पोसने के बहाने ले लिया। हालांकि उन्होंने जुड़वां भाइयों के साथ बुरा बर्ताव किया और साथ ही उनके माता पिता की विरासत पर भी कब्जा कर लिया। शुरू में उसने अपनी काबिलियत को छुपाने और सही वक्त का इंतजार करने का इरादा किया था। हालांकि जिंदगी मुश्किल साबित हुई, जिसने उसे अपने कुछ टैलेंट्स को जाहिर करने पर मजबूर कर दिया। ये टैलेंट, उसने सोचा, बस एक मैच्योर और समझदार आत्मा का परिणाम था जिसे अर्थ की जानी मानी प्राचीन कविताओं का ज्ञान था। सिर्फ इतना ही लोगों को हैरान करने और ध्यान खींचने के लिए काफ़ी था। लेकिन स्पॉटलाइट में रहने के दबाव ने उसे एक ठंडा, बेपरवाह चेहरा अपनाने पर मजबूर किया, जो जल्द ही एक आदत बन गई। उसके टैलेंट्स के जाहिर होने के नतीजे में उसके चाचा और चाची उसके और उसके छोटे भाई के प्रति कम कठोर हो गए। सालों से जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके साथ बर्ताव धीरे धीरे सुधर गया। उसने पहचान लिया कि यह सुधरा हुआ बर्ताव प्यार की वजह से नहीं, बल्कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट था। उसे यह लगभग मजाकिया लगा कि उसके छोटे भाई ने कभी सिचुएशन की सच्चाई नहीं देखी। न सिर्फ उसका भाई अपने चाचा और चाची से धोखा खा रहा था, बल्कि उसने अपने अंदर नफरत भी पालनी शुरू कर दी थी। जब ये पता चला कि उसके भाई के पास हाई ग्रेड टैलेंट है, तो उसके भाई ने अपना ज़्यादातर समय उसे दबाने की कोशिश में बिताया। उसने सोचा कि उसका अपना टैलेंट ग्रेड सिर्फ सिगरेट था। उसने सोचा किस्मत को जालिम मजाक करना पसंद है। वो जुड़वां भाई थे। वो बड़ा वाला 1 दशक से ज़्यादा समय से एक जीनियस के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसके पास सिर्फ सी ग्रेड का टैलेंट था। उसका छोटा भाई, जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया गया, वही एक ग्रेड पोटेंशियल वाला निकला। उस पल से दोनों भाइयों के साथ बर्ताव बिल्कुल उलट गया। छोटा भाई आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन जैसा था, जबकि बड़ा भाई ज़मीन पर गिरे हुए फेनिक्स जैसा। उसने सोचा कि क्या उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में इससे नफरत की थी? जवाब एक ज़ोरदार हाँ था। उसने 500 साल जीने के मतलब पर गौर किया। उसने महसूस किया कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होना है। चीज़ों को एक अलग एंगल से देखते हुए वो अपने भाई को समझ सकता था। उसे अपने चाचा और चाची याद आए। उसने उन दुश्मनों के बारे में भी सोचा जिनका सामना उसे सदियों बाद करना था। ताकतवर कमज़ोर का शिकार करते हैं, यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। यह हमेशा से इस दुनिया के नियम रहे थे। उसने युद्ध और खून खराबे से भरी दुनिया में एम्बिशन के स्वभाव पर विचार किया, जहां हर कोई हर फायदे के लिए लड़ता है। इसमें न समझने जैसा क्या था? उसने ठान लिया कि जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे बस मार दिया जाएगा। उसके दिल में जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। इस रास्ते पर चलने का मतलब था पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना। ये एक अकेला रास्ता था जो खून से बना था। बदला लेना उसका इरादा नहीं था, लेकिन उसने जो शैतानी रास्ता चुना था उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता था। बाद में उसने फेंग जेंग से कहा, तुम जा सकते हो। फेंग युआन गहरी नज़रों से घूर रहा था। उसकी निगाहें इतनी तेज थीं कि ऐसा लगा जैसे किसी को बर्फ में बिल्कुल नंगा खड़ा कर दिया हो, जहां कोई राज न छुपे। फेंग जेंग उसकी निगाहों के नीचे बिल्कुल खुला खड़ा था, जैसे कमज़ोर हो। वो कोई भी राज नहीं छुपा सकता था। फेंग जेंग एक दरवाजे के पास खड़ा था, जिस पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी थी। उसने अपनी उंगलियों से दरवाजे के फ्रेम पर हल्का सा थपथपाया, जिसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने कहा, मैं अपने बड़े भाई से कल मिलूंगा। जब वो वहां से निकला तो दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुला।